नमस्कार साथियों, कहानियों के गुलदस्ते से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अखिलेश मिश्रा की कहानी जमीन का टुकड़ा। तो आइए सुनते हैं कहानी। ददन रात भर करवटें बदलते रहे, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। हर करवट के साथ उनकी खटिया चूं चूं की आवाज करती, मानो उसे ददन का बार बार करवट बदलना पसंद नहीं और उसे तकलीफ हो रही है। वो बिस्तर से उठकर 4-5 बार लघु शंका के लिए गए, जबकि उन्होंने रात में ज़्यादा पानी नहीं पिया था। वो रजाई को कभी सिर तक ढकते तो कभी छाती तक, कभी कभी वो अपने पैरों की तरफ ढकेल देते। लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करते, पर सफलता नहीं मिलती। भगवान का नाम लेने की कोशिश करते तो मन उचटकर कहीं और चला जाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात बड़ी लंबी लग रही थी। काफी जागरण के पश्चात सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखेरता क्षितिज पर उदय हुआ, मगर ये लालिमा ददन के ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव के कारण उनके जीवन में आई कालिमा को मिटा पाने में असमर्थ थी। रज्जू की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि ददन को अपनी पुश्तैनी मकान में नींद न आए, वो भी अपनी खटिया में। ददन के लिए उनका पुश्तैनी मकान ही उनका चारों धाम था। आधा पक्का और आधी मिट्टी से बने खपरैल घर में ददन अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। घर में 8-10 कमरे, एक बड़ी ओसारी और बीच में एक बड़ा सा आंगन था। सुबह के समय आंगन में सूरज भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते, अतः ठंड के दिनों में घर के सब लोग सुबह आंगन में ही आकर बैठ जाते, खासकर महिलाएं और बच्चे। घर के अगल बगल खेत और बगिया थी। बगिया की तरफ बिजली वाला 5 हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ था। पीछे की तरफ जानवरों के लिए एक बड़ा सा कम ऊंचाई का ओसारी नुमा कमरा बना था। शादी ब्याह के समय खाने की पंगत ओसारी में बैठती और शादी आंगन में होती। इस मकान की दीवार में लगी मिट्टी और ईंटें ददन के दद्दा ने स्वयं अपने हाथों से ढोया और लगाया था। सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद पुरानी एक हत्थे की लकड़ी की कुर्सी में कुछ चिंतित, सुस्त और शांत बैठे ददन एकटक अपने घर की तरफ देख रहे थे। छोटे अपने भाई के मन की चिंता को समझ गए, पर वो असहाय महसूस कर रहे थे। वो एक निम्न मध्यम वर्ग के किसान हैं, जिसकी आमदनी की पूंजी जोड़ने लायक नहीं होती। ददन और उनके भाई बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के थे। उनके पास जो भी रहता उसी में वो सुखपूर्वक गुजर बसर कर लेते, मगर कुछ जिम्मेदारियां और ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो इंसान को कमज़ोर और लाचार बना देती हैं। ददन और छोटे इस समय कुछ ऐसी ही दशा से गुजर रहे थे। भगवान यदि किसी को बिटिया दे तो उसे गरीब न बनाए। आज मैं चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे संपन्न घर का स्वप्न नहीं देख सकता, ददन ने मन ही मन सोचा। जमीन बेचने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बात भैया को समझनी पड़ेगी। वहीं पास में बैठे छोटे ने मन ही मन विचार किया। जमीन, दद्दा की जमीन, पूर्वजों की जमीन। 3 एकड़ दद्दा को उनके हिस्सा बांट में मिला था और 3 ही एकड़ दद्दा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा। ददन के लिए ये जमीन भगवान से भी ज्यादा बढ़कर थी। वो दद्दा के साथ बचपन में इन खेतों में जाते थे। उन्होंने अपने दद्दा का इन खेतों के प्रति लगाव और स्नेह बिल्कुल निकट से देखा था। दद्दा खेतों को अपने पूर्वजों की तरह पूजते। वो रोज खेतों का 2 चक्कर जरूर लगाते। कई बार दद्दन ने सूरज भगवान से प्रार्थना किया कि हे सूरज भगवान, यदि अगला जन्म इंसान का मिले तो फिर से इन्हीं खेतों में जिंदगी बिताने का अवसर मिले। मैं हर रविवार आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा।
कृपया आप मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिएगा। एक स्वाभिमानी इंसान मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। दद्दन कई सालों से रविवार का व्रत रख रहे थे। रविवार का व्रत रखने से क्रोध शांत होता है, ऐसा उन्हें बसदैया अघोर ने बताया था। बसदैया अघोर का इस गांव से नाता कई पीढ़ियों पुराना था। वो साल में 3-4 बार गांव आकर अपने लिए कुछ अन्न पानी का जुगाड़ कर लेता। कभी कभी वो लोगों का हाथ देखकर जीवन, भाग्य, शादी और विद्या रेखाओं के बारे में बता दिया करता। उसे धर्म कर्म के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी थी। ददन की अम्मा बसदैया से हर बार एक ही प्रश्न पूछती थी कि मरने से पहले मुझे बुढ़ापे का कष्ट तो नहीं झेलना पड़ेगा। बसदैया का एक ही जवाब होता, अम्मा तुम चलते फिरते ही मर जाओगी। कब? कितनी उम्र है मेरी? अम्मा आगे पूछती। तिथि, महीना और बरस ये हम सब नहीं बता सकते अम्मा। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ और झूठ बोलना मैंने कभी सीखा नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस विद्या में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। सही बोल रहे हो बसदैया, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कहकर अम्मा उसकी खुली हुई गठरी में 2 कुरई गेहूं और चने की दाल डाल देती। बड़ा भोला भाला इंसान है बसदैया। घोर तपस्या करने के बाद ही अघोर बनते हैं, पर इसमें तपस्या का अभिमान बिल्कुल नहीं है। ददन की अम्मा बसदैया के जाने के बाद खुद ही बोल पड़ती अपने आप से। बसदैया अघोर की कुछ भविष्यवाणियां सही भी हुई थीं। उसने गांव के कोद्दे गौतम को बचपन में ही बोल दिया था कि वो विदेश जाएंगे, और ऐसा सच में हुआ। कोद्दे बचपन में बड़े उद्दंड टंडपलीहा थे और उनका पढ़ने में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था। लेकिन बाद में कोद्दे पढ़ाई के प्रति लगनशील हो गए और बड़े इंजीनियर बने। वो पूरे 3 साल विदेश में रहे। ददन को उदास देखकर सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए छोटे अपने मन की बात बोले, भैया खेती से जब आमदनी नहीं होती है तब कुछ ज़मीन बेच देने में क्या हर्ज है। छोटे, ज़मीन बेचने की बात दोबारा मत करना। मैं अपने पुरखों की ज़मीन कभी नहीं बेचूंगा। ददन भावावेश में आकर हिदायत देते हुए बोले। छोटे चुप हो गए। वो ददन का बड़ा लिहाज करते थे और कभी उनसे बात नहीं भिड़ाते थे। भतीजी की शादी को लेकर वो भी बहुत परेशान थे। ददन का चेहरा कुछ सिकुड़ गया और उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो गुस्से में है। गुस्से के समय उनके चेहरे की आकृति बिगड़ जाती और देखने में वो कुछ अजीब से लगते। अम्मा अक्सर कहती थी कि ददन नकचढ़े और छिरहा हैं, गुस्सा उनके नाक में रहता है, पर वो दिल के बड़े साफ हैं। उनका गुस्सा जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी उतर जाता है। चाय के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। किसान का नाश्ता तो गुड़ चना और चाय ही होता है। नवंबर का महीना था। ठंड जोर पकड़ रही थी। खेतों में जुताई और बुआई का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। हर साल की तरह मुख्यतः गेहूं ही बोया जा रहा था। कुछ खेतों में रहीला यानी चना और मसूरी भी बोई जा रही थी। चारों तरफ ट्रैक्टर और पंप की आवाज़ सुनाई देती। ट्रैक्टर और डीजल पंप से निकले हुए धुएं ने वायुमंडल के काफ़ी ऊपरी हिस्से तक अपनी पहुंच बना लिया। ऐसा लगता मानो ये धुआं ऊपर जाकर नीले आकाश को धुंधला कर देगा। खेतों में सफ़ेद रंग के बकुले अपने भोजन की व्यवस्था में इधर उधर घूमते रहते। लोग कहते कि ये बकुले हर साल इस मौसम में दूसरे देश से भारत आते हैं। ये हमारे अतिथि हैं और हमारी भलाई के लिए आते हैं। ददन और छोटे खेती का काम देखते, जबकि भूरे व्यापार संभालते थे। भूरे के अनुसार व्यापार बिना फायदे का था, पर वो इस सोच के साथ इसमें जमे हुए थे कि एक न एक दिन व्यापार से उन्हें बहुत पैसा मिलेगा।
बुरे सकारात्मक सोच के थे और संघर्ष की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। संघर्ष की भावना उन्हें अपने खानदान से मिली। ददन और छोटे भी उनका हौसला बढ़ाते रहते। तीनों भाइयों का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास आसपास के इलाके में एक उदाहरण था। ददन खेत में काम करते समय भी कुछ परेशान थे। वो मन ही मन सोच रहे थे, ऐसी खेती से क्या फायदा जिससे घर की छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरी न हो सके। इसी कारण लोग खेती से दूर भाग रहे हैं। यदि इस दिशा में जल्द ही कुछ प्रयास नहीं किए गए तो लोग खेती करना बंद कर देंगे। इसके बाद खेती भी उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी और तब आम लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। जो गोभी हम 2 रुपए किलो बेचते हैं वो बाजार में 30 रुपए किलो बिकती है। उद्योगपतियों के हाथ में खेती जाने के बाद यही गोभी 100 रुपए किलो बिकेगी। इसका नाम बदलकर कुछ अंग्रेजी नुमा नाम हो जाएगा। मकई का हाल हम सबको पता है। पहले इसे बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था, पर आज ये रईसों के खाने की टेबल में सम्मान पाता है। इसी तरह कोदव को करीमों का भोजन कहा जाता था, पर आज यही कोदव कोडोराइस के नाम से 5 स्टार होटल की डिश है। जो लोग इसकी तरफ देखते तक नहीं थे आज बड़े सम्मान के साथ खाते हैं और कई गुना पैसा अदा करते हैं। सच में हम भारतीय गुलाम मानसिकता लेकर पैदा होते हैं। ये शायद कई वर्षों की गुलामी झेलने के कारण हुआ है, पर अब तो हम लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना जगनी चाहिए। खैर, ऊपर वाला कुछ न कुछ विधान सोचकर रखा ही होगा। यही सोचते सोचते ददन खेत में बनी नाली में गिर पड़े। उन्हें कुछ चोट भी लग गई, मगर वो खेत से वापस नहीं आए। किसान इतनी चोट को चोट नहीं समझता है, वो तो बना ही है बड़ी बड़ी चोट खाने के लिए। छोटे किसी बात को मन में ज़्यादा देर तक नहीं दबा पाते थे। गांव घर के लोग कहते कि छोटे के पेट में कोई बात पचती नहीं। यद्यपि वो आहार बहुत लेते और उसे ठीक तरह से पूरा पचा भी लेते, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चूरण नहीं खाया। सुबह वाली बात छोटे ने शाम को फिर से कह दी, भैया यदि यही हाल रहा तो खेती एक दिन बंद हो जाएगी। खेती बंद हो जाएगी तो इतनी बड़ी आबादी को खाना कहाँ से मिलेगा? यदि खेती से साल में 2 पैसे की भी आमदनी नहीं होगी तो कौन करेगा ऐसी खेती? बात तो तुम्हारी सही है। युवा लोग इसी कारण खेती से भाग रहे हैं। युवा लोग कहीं भी 2000 की नौकरी कर लेंगे, पर खेती करना उन्हें नहीं सुहाता है। सही कह रहे हो, लेकिन भैया किसान दुखी रहेगा तो दुनिया में खुशहाली कैसे रहेगी? दुनिया में खुशहाली है ही कहाँ? सब असंतुष्ट और भूखे हैं। जिसके पास सब कुछ है वो और के लिए भूखा है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा भूखा है। ददन ये कहकर शांत हो गए। उन्होंने सिर को पकड़कर एक लंबी सी आह भरी। छोटे समझ गए कि ददन बात करने के मूड में नहीं है। वैसे भी ठंड सबके मुंह में जकड़न पैदा कर रही थी। सब लोग जल्दी से जल्दी रजाई के अंदर घुसना चाहते थे। रात को 2 बजे बिजली आएगी तो उठकर पंप चलाना पड़ेगा। इसकी ड्यूटी छोटे की थी। अपने काम में छोटे कभी फेल नहीं होते। ददन चुप्पी तोड़ते हुए अचानक बोले, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। तुम तो कह रहे थे कि कृषि विभाग के वैज्ञानिक आर्यन सिंह खेती का बड़ा उज्जवल भविष्य बता रहे थे। वो बोल तो रहे थे कि आने वाले समय में खेती सबसे बड़ा व्यापार बनेगा और पढ़े लिखे लोग खेती से जुड़ेंगे। ऐसा कब तक होगा? वो कुछ समय बताए हैं क्या? 2025 तक में। भगवान करे ऐसा ही हो। और ये कहकर ददन ने रजाई सिर से ओढ़ ली। ठंड के मारे उनके दांत कटकटा रहे थे। उनकी स्वेटर बहुत पुरानी थी
और कई जगह से फटी हुई थी। रजाई में भी रुई की मात्रा कम हो गई थी। ये रजाई 10 वर्ष पुरानी थी और उन्होंने इसे शादी में मिले कंबल और रजाई के फटने के बाद बनवाई थी। चोट की वजह से उन्हें कुछ दर्द भी महसूस हो रहा था। बार बार घूम फिरकर उनके दिमाग में रज्जू की शादी की ही बात आती। जवान बेटी का घर पर रहना माँ बाप के लिए 24 घंटे की चिंता का विषय देता है। परिचित और रिश्तेदार भी एक ही प्रश्न पूछते हैं, कब कर रहे हो बिटिया की शादी? बिटिया की शादी की चिंता सारे गांव को रहती है, पर मदद कोई नहीं करता। ये सोचकर ददन ने एक लंबी जम्हाई ली। गारी गावे जनक जी की नारियां, दूल्हा श्री राम जी लला, करके सुंदर श्रृंगार चले अपनी ससुराल। लीन आरती सजाए, सासा लाई पूजन की थारियां, दूल्हा श्री राम जी लला। ददन की अम्मा रजाई के अंदर कुछ गा रही थी। ददन की माँ रोज सुबह और शाम के वक्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती। इस समय वो बेटों के साथ बैठकर कुछ दरबार कर लेती। दिन भर तो बेटे इधर उधर काम में लगे रहते। उन्हें भी रज्जू की शादी की बड़ी चिंता हो रही थी। क्या गा रही हो अम्मा? ददन ने पूछा। सोहागा। आज अचानक सुहागा गाने की इच्छा कैसे हो गई? रज्जू की शादी का ख्याल मन में आया तो गाने लगी। ददन चुप हो गए। रज्जू की शादी इस साल कर देनी चाहिए। मेरी भतीजी की शादी पढ़ाई के कारण 25 साल तक नहीं हुई थी। इसके बाद लड़का ढूंढने में बड़ी समस्या आई थी। अम्मा ने ददन की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सोच तो मैं भी रहा हूं कि इस साल रज्जू की शादी कर दी जाए। फिर समस्या क्या है? दहेज के लिए पैसा उधार ले लो, कोई नहीं दे रहा है। क्यों? पिछले साल रानी की शादी में पैसे उधार लिए थे और वो अभी तक चुका नहीं पाए हैं। खेती बेचने से जो पैसे मिले थे उससे ऋण चुका दो। वो पैसे बहुत कम है माँ। फिर क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। कुछ देर शांत रहने के बाद ददन ने छोटे से उत्साहित होकर कहा, 2 कौड़ी काका से पैसे मांग कर देखें। काका सब बात सुन सकते हैं, मगर पैसे की बात सुनते ही उन्हें जम्हाई आने लगती है। क्या हम उधार लेकर कहीं भाग जाएंगे? अब कौन समझाए काका को? वो हृदय से साफ हैं, पर पैसे के मामले में उनकी बुद्धि बहुत संकुचित हो जाती है। वाह रे पैसा, कोई लेकर आज तक ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन तब भी इतना मोह। भैया, लगता है आने वाले समय में पैसा सारे रिश्ते नातों की मर्यादा को समाप्त कर देगा। सही कह रहे हो। कलयुग में पैसे का महत्व बहुत बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दरबार करते करते बियारी का समय हो गया। रज्जू ने अंदर से आकर कहा, खाना तैयार है। क्या बनाया है मेरी बिटिया ने? रोटी तरकारी। काहे की तरकारी? कद्दू की। छोटे, रज्जू ने तरकारी बनाई है तो वो स्वादिष्ट ही होगी। जल्दी खाने के लिए चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। खाने के पश्चात सब बिस्तर में घुस गए। नींद आज भी ददन के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। जैसे ही उन्हें महसूस होता कि वो सो गए हैं, उनकी नींद खुल जाती और उनके दिमाग में पैसे वाली बात घूमने लगती। कम से कम 4-5 लाख का खर्चा तो आएगा ही। पिछले साल रानी की शादी में 4 लाख खर्च हुए थे। हम लोग थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं। खुद को गरीब गोरुआ भी नहीं कह सकते। एक किसान दूसरे किसान की हालत समझ सकता है, पर दिखावटीपन ने दुनिया के ऊपर एक आवरण सा ढक दिया है। लोग समझते हुए भी कुछ नहीं समझते हैं। लगता है जमीन का कुछ हिस्सा बेचना ही पड़ेगा। दद्दा ने मरते समय कहा था, बेटा जमीन मत बेचना।
ज़्यादातर ज़मीन दद्दा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। सब नात रिश्तेदार भी कहेंगे कि कैसे नालायक बेटे हैं, कुछ बना तो नहीं सके, बल्कि जो कुछ भी था उसे भी बेच रहे हैं। लोग उलाहना और सलाह बिना मांगे ही दे देते हैं, जबकि मदद मांगने पर भी नहीं देते। क्या हम किसी का पैसा मार देंगे? 1 साल में नहीं तो 3-4 साल में सब कुछ पटा ही देंगे। पर किसी को इतना धैर्य नहीं है। ब्याज भी 3 रुपया सैकड़ा मासिक, मतलब एक बार ऋण लिया तो पटाते पटाते दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी। यही सोचते सोचते ददन रात को गुजार रहे थे। करवट और लघु शंका का दौर पिछली रात की तरह ही चल रहा था। आजकल ददन की रातें बड़ी लंबी लगती। वो मन से नहीं चाहते थे कि दिन के बाद रात आए। यदि उनका बस चलता तो वो ग्रहों की गति बदल देते, पर वो तो किसान हैं, कोई तांत्रिक नेता वैज्ञानिक नहीं। गरीबों और किसानों के लिए ठंड का मौसम खुशी और कष्ट दोनों देने वाला होता है। खेतों में उगे फसल के नन्हे नन्हे पौधे देखकर किसान खुश होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। कुछ समय के लिए यह हरियाली थोड़ा सुकून और विश्वास जरूर देती है, मगर किसान के हृदय के भीतर दूर तक फैले वीरान मरुस्थल को ये पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती। माघ पूष की ठंड भी किसानों और गरीबों के शरीर की हड्डियों को इधर उधर हिलाकर ढीला कर देती है। छोटे के अंदर जमीन का हिस्सा बेच देने की बात उफानती नदी की पानी की तरह उछाल मार रही थी। वो गंभीर अधीरता के चंगुल में बुरी तरह जकड़ गए थे। वो मौका देखकर इसे बार बार बोलना चाहते थे। सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए ददन कुछ सोचते हुए बड़े चिंतित भाव से अपने बाएं पैर के अंगूठे की तरफ देख रहे थे। छोटे से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने उस बात को कह ही दिया जो ददन सुनना पसंद नहीं करते थे। भैया, जमीन बेच देते हैं। आज ददन चुप रहे। कुछ हिसाब बेच देने से पिछला कर्ज बढ़ जाएगा और रज्जू की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा। छोटे ने कहा, अम्मा बहुत दुखी हो जाएंगी। हम लोग समझाएंगे ना तो वो मान जाएगी। रज्जू की शादी के लिए आखिर वो भी चिंतित है। किसको समझाने की बात चल रही है? अम्मा ने वहां पहुंचकर पूछा। अम्मा, हम सोच रहे हैं कि सड़क के किनारे वाली जमीन का कुछ हिस्सा बेच देते हैं। छोटे ने कहा। क्यों? पैसे का कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। वो जमीन तुम्हारे बाबूजी ने अपनी मेहनत से खरीदा था और उन्हें वो बहुत पसंद थी। हमें पता है अम्मा, पर हम विवश हैं। छोटे ने कहा। अम्मा ने ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। वो सिर नीचे करके वहीं बैठ गई और अपने पैर की उंगलियों को हाथों से पकड़ पकड़ कर इस तरह देखने लगी मानो उन्हें पहली बार देख रही हो। विवशता इंसान को खोखला कर देती है। इंसान अपने आप तक ही सिमटने लगता है। थोड़ी देर के बाद अम्मा उठकर अपने कमरे में चली गई। हे चिरहुला के बजरंगबली, यही दिखाने के लिए आप मुझे जीवित रखे हुए हैं। मैंने तो हमेशा अपनी मनौती समय पर ही दी है। सदैव आप पर विश्वास किया है। क्या आपके पास हमारी समस्या का कोई उपाय नहीं है? गरीबों के लिए यदि आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अम्मा ने मन ही मन चिरहुलानाथ से प्रश्न किया। हे चिरहुलानाथ, यदि बिना जमीन बेचे ही पैसे का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं शुद्ध घी के रोट चढ़ाऊंगी, इसी साल आषाढ़ के पूर्णमासी को। अम्मा ने बजरंगबली को सुमिर कर ये कहा। बजरंगबली ने उनकी हर उस मांग को सुना है जो उनके हित की रही हो। बाकी अम्मा भी जानती हैं कि भाग्य में लिखा हुआ मिट नहीं सकता। ददन और छोटे ने सहमति बना ली
दोनों ने भूरे से राय मांगी तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। इस तरह सड़क किनारे वाली ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचने का निर्णय कर लिया गया। कुछ वर्ष पहले तक गांव की ज़मीन की कीमत 3 लाख रुपए एकड़ थी। उदारीकरण के बाद आए अथाह पैसे ने लोगों का ध्यान ज़मीन में निवेश की तरफ खींचा। जब शहर की ज़मीन नहीं बची तो निवेशक गांव की तरफ मुड़ गए। कुछ साल में भूमाफियाओं ने ऐसा खेल खेला कि अब गांव की ज़मीन भी 25 लाख रुपए एकड़ में बिक रही थी। गरीब किसान अब ज़मीन बेच सकता था पर खरीद नहीं सकता। सड़क से लगी खेती की ज़मीन पर अब प्लॉट्स ही प्लॉट्स दिखते हैं। शहर से लगा इलाका फैलता ही जा रहा था। ऐसा लगता कि कुछ सालों के बाद भूमाफिया गांव की पूरी ज़मीन ही खरीद लेंगे। खेती की बुवाई के बाद रज्जू के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। जल्दी ही बगल के गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का मिल गया। वो गांव की स्कूल में गणित का मास्टर था। घर में खेती बाड़ी भी थी। ये लोग बहुत अच्छे थे और दहेज वगैरह लेने देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। पर ददन को पिछले साल का अनुभव याद था और फिर बेटी को कुछ न कुछ देना भी तो था। शादी की तारीख पक्की कर दी गई। अम्मा रज्जू की शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी, पर मन ही मन वो उदास रहने लगी। उन्हें अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा। शादी के बाद जब वो ससुराल आई थी तो पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वो ददन के दद्दा के लिए खाना लेकर खेत जाया करती। दयाराम ने रात दिन मेहनत करके कई खेत खरीदे। सड़क के किनारे वाला खेत उन्हें सबसे प्रिय था। उन्होंने इसमें एक सुंदर बगिया लगवाई जिसमें आम, अमरूद, जामुन, नींबू, केला, कटहल इत्यादि के विभिन्न पेड़ थे। उन्होंने खेतों के मेड़ में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी लगवाए। कभी कभी इन्हीं गुलाब के पेड़ों से फूल तोड़कर वो ददन की अम्मा के कानों में लगा देते। दयाराम की मौत के बाद ये खेत ददन की अम्मा को भावनात्मक रूप से उनके पति से जोड़ता। वो दिन में एक बार इन खेतों का चक्कर जरूर लगाती। ऐसा करने से वो खुद को अपने पति के नज़दीक महसूस करती। वो सोचती कि यदि ये खेत बिक गया तो वो अपने पति को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी। शादी तय हो जाने के बाद खेत को बेचने की तैयारी होने लगी। छोटे गांव के ही मुन्ना भाई के साथ शहर के एक सेठ से मिलने गए। सेठ ने आसपास के गांव की कई एकड़ ज़मीन खरीद रखी थी। सेठ ने अपने धंधे के लिए एक एजेंट रखा हुआ था। सड़क के किनारे की ज़मीन बेचनी है, मुन्ना भाई ने सेठ से कहा। एजेंट से बात कर लीजिए। एजेंट मजीद भाई वहीं खड़े थे। कौन सी ज़मीन है? मजीद भाई ने छोटे से पूछा। छोटे ने ज़मीन के बारे में विस्तार से समझाया। 20 लाख रुपए देंगे, मजीद भाई ने कहा। चलो छोटे, कहीं और बात कर लेते हैं। अरे रुकिए मुन्ना जी, आप बड़ा जल्दी निर्णय ले लेते हैं, मजीद भाई ने कहा। आप हम लोगों को भिखारी समझते हैं क्या? हम अपनी ज़मीन की कीमत मांग रहे हैं। आप नहीं देंगे तो कोई और मिल जाएगा। चलिए 25 लाख दे देते हैं। मुन्ना भाई छोटे को लेकर उठकर जाने लगे। रुकिए रुकिए, आप क्या कीमत लगाए हैं? 35 लाख खेत का और 5 लाख बगिया का। ये ज़्यादा है। ठीक है, हम कहीं और बात कर लेते हैं। इतने पैसे जब कोई नहीं देगा तब हम वापस आकर आपसे बात कर लेंगे। ये कहकर मुन्ना भाई उठने लगे। चलिए, ये सौदा मुझे मंजूर है। पैसा कब तक मिलेगा? 10 लाख अभी, बाकी रजिस्ट्री के बाद। मंजूर है। रजिस्ट्री हम अपने हिसाब से कम रेट में करेंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हम लोगों को भी पता है कि आप लोग यही सब करके अपने धन की रक्षा करते हैं। मुन्ना भाई, आपको इस धंधे के बारे में सब पता है, मजीद भाई ने कहा। आप लोग बेचते हैं तो हम खरीदते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? आजकल ज़मीन बेचना शौक बन गया है। हम शौक के लिए ज़मीन बेच रहे हैं? मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़मीन बेचकर आलीशान घर बनवाते हैं और महंगी गाड़ी खरीदते हैं। जब ज़मीन से मिले पैसे ख़त्म हो जाते हैं और पेट्रोल के लिए पैसा नहीं रहता है, तब सस्ती कीमत में गाड़ी को बेच देते हैं। बाप दादा की मेहनत की कमाई कौड़ियों के भाव बिक जाती है और दोष हम लोगों को दिया जाता है। आप बगल के गांव के चौबे जी की कहानी जानते ही होंगे। लड़कों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सारी ज़मीन बेच दी। लंबा डोनेशन देकर बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में MBA में दाखिला करवाया। लड़कों ने किसी तरह खींच खांच कर पढ़ाई पूरी किया। उन्होंने लड़कों के लिए एक महंगी कार खरीद दिया। घर में कुछ कमाई थी नहीं, अतः जब पेट्रोल के लिए पैसा नहीं बचा, तब गाड़ी को बहुत कम कीमत में बेचना पड़ा। आज ये हालत है कि 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जब तक ज़मीन थी तो कम से कम खाने की चिंता नहीं रहती थी। एक सामाजिक हैसियत भी बनी हुई थी। पर दिखावटीपन ने सब कुछ 2-4 साल के भीतर ही नष्ट कर दिया। मुन्ना भाई चुप रहे। ये तो घर घर की कहानी थी। सब समय का खेल है। नई पीढ़ी बिना मेहनत किए सब सुख भोगना चाहती है। उसे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। पूर्वजों के परिश्रम की कीमत का आकलन वो नहीं कर पा रही है। कैसे रात दिन कष्ट सहकर पूर्वज मेहनत करते थे और अपनी आगे वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करते थे। इसका अंदाज नई पीढ़ी को नहीं है। आज की पीढ़ी के पास सोचने समझने का ज़्यादा वक्त नहीं है। वो बेचैन है। उसे आने वाले पीढ़ियों की नहीं बल्कि अपनी चिंता है। वो जीना चाहती है भरपूर, झकास तरीके से, एकदम बिंदास, बिना किसी परेशानी और तनाव के। छोटे इतने पैसे पाकर खुश हो गए। इस पैसे से सारा ऋण चुक जाएगा और रज्जू की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। बचे हुए पैसे से कहीं सस्ती ज़मीन भी खरीद लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास पहले के बराबर ही ज़मीन हो जाएगी। छोटे ने घर वापस जाकर सारी बात ददन और भूरे को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। इतने पैसे की उम्मीद इन दोनों ने भी नहीं लगाई हुई थी। दोनों ने मुन्ना भाई की होशियारी की खुले दिल से तारीफ की। ददन निश्चिंत हो गए कि अब शादी बड़े आराम से हो जाएगी। लड़के वालों ने कुछ मांग नहीं की है, अतः शानदार स्वागत होना चाहिए। ददन ने छोटे और भूरे से कहा, ज़रूर भैया, चलो फिर जुट जाते हैं अपने अपने काम में। ये कहकर ददन पन्नी पहनकर खेत की तरफ चले गए। भूरे अपना शादी का कोट और बूट पहनकर पुरानी स्कूटर लेकर व्यवसाय के काम से शहर निकल गए। ये स्कूटर उनके मामा के लड़के ने उन्हें दिया था और ये 21 साल पुरानी थी। छोटे ने अपने कमरे में आकर सारी बात पत्नी को बड़े विस्तार से बताई। वो हर काम में पत्नी से सलाह मशविरा ज़रूर करते। गांव घर में कुछ लोग छोटे को मेहरा भी कह देते, पर वो किसी की परवाह नहीं करती। हाँ, अम्मा भी जब कभी कभी गुस्से से उन्हें जोरू का गुलाम कहती, तब उन्हें ज़रूर थोड़ा कष्ट होता था। पैसे का जुगाड़ हो जाने से छोटे बड़ी राहत महसूस कर रहे थे। दई दे बुलौआ राधा का अवध में हो, दई दे बुलौआ राधे का, राधे बिन होरी को खेली अवध में हो, दई दे बुलावा राधे का, मिलकर होरी सब खेलब अवध में हो, दई दे बुलावा राधे का। छोटे खुश होकर फाग गाने लगे। फाग फसल के पकने के समय गाया जाता है। शुरुआत बसंत से होती है और फिर होलिका दहन से अगले कुछ दिन तक इसे गाया जाता है। सब लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं।
उत्तर भारत के कई राज्यों का ये एक मुख्य लोकगीत है। पर आज की नई पीढ़ी फगुआ में रुचि नहीं लेती है। फगुआ भी अब इतिहास बनने के कगार पर है। रबी की फसल के कटाई व गहाई हो जाने के बाद शादी की तैयारी चालू कर दी गई। सभी नात रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जाने लगा। ददन छोटे और भूरे सब जगह जाकर अपने हाथों से निमंत्रण कार्ड दे रहे थे। तैयारी में लगे रहने से दिन कैसे बीत गए इसका पता ही नहीं चला। आखिर वो शुभ दिन आ ही गया जब ददन के घर बारात का आगमन हुआ। करीब 200 बाराती थे। बारात बस से आई। दूल्हे के लिए फूलों से सजी पुरानी मारुति कार थी। जनमार्ग से लेकर ददन के घर तक बारातियों ने दुलदुल घोड़ी नचवाई। नए लड़कों ने फिल्मी नाच किया। पेलंद दुबे और पौवा ठाकुर ने खूब मस्त होकर नाचा। ये घराती थे मगर ज़्यादा पी लेने से बारातियों की तरफ से नाचने लगे। पेलन दुबे और पौवा ठाकुर को मजबूरी में अपने पूर्वजों की ज़मीन बेचनी पड़ी थी। दोनों को इस बात से गहरा सदमा लगा और वो निराशा की गर्त में चले गए। इसी समय गलत संगति की वजह से उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई। इसके बाद उनकी बची हुई ज़मीन शराब की लत की वजह से बिक गई। अब वो अपने क्षेत्र में नौटंकी करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों दिल के बहुत साफ हैं और दूसरों की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हमरे द्वारे पिपरिया के बिरिबा, कुसुम चुए आधी रात, देहा न मोरी माया सोने के टकुनिया, फुलवा बिनय हम जाब, फुलवा बिन मिन कोट लगायो, मोरे बाबुल चुनरी रंगवाओ। गांव की औरतें बियाह गा रही थी। बैंड बाजा, दुलदुल घोड़ी, बढ़िया पकवान, क्या क्या व्यवस्था नहीं किया था ददन ने। ददन की व्यवस्था बारातियों से 20 ही थी, 19 नहीं। द्वार पूजा छोटे ने करवाई। द्वार पूजा के बाद बारातियों को भोजन के लिए ले जाया गया। रात्रि के भोजन के समय औरतें आंगन के एक तरफ बैठकर बारातियों के लिए गारी गा रही थीं। बारातियों के लिए खाने की पंगत आंगन में ही लगवाई गई, क्योंकि गर्मी के मौसम में ओसारी के अंदर बड़ी गर्मी हो जाती थी। आंगन में रात्रि को खुले आसमान का चांद कुछ शीतलता प्रदान करता था। मैं तो खेलन गई बारू रेत, मुदरिया मोरी होई रे गिरी, मैं तो ससुरा जगायो आधी रात, सास मोरी गारी देत उठी, मैं तो जेठा जगायो आधी रात, जेठानी मोर गारी देत उठी। सलगे बराती हैं अनपढ़ कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं। मुर्गा बनावा कि ई सबका, ABCD पढ़ावा ई सबका कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं। 1 2 पढ़ावा इन सबका कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं। बाराती अपने लिए गारी सुनकर बहुत हंस रहे थे। सबने भोजन का जमकर आनंद लिया। ददन ने 20 प्रकार के व्यंजन बनवाए। खट्टे, मीठे, नमकीन, तीखे और मिश्रित स्वाद के अलग अलग व्यंजन। खाने के बाद बढ़िया बंगला पान। बाराती ऐसे प्रेम भरे स्वागत से गदगदा गए। इससे पहले आसपास के क्षेत्र में ऐसा स्वागत उन्होंने न कभी सुना था और न देखा था। बाराती लड़के के पिता को बधाई दे रहे थे कि इतना बढ़िया नात रिश्तेदार मिले हैं। धन्य हो राम सहोदर, धन्य हो, ऐसा दिलदार समधी मिला है। विदाई में भी बहुत सा सामान दिया गया और सभी बारातियों को पूरे 50-50 रुपये विदाई। बुजुर्गों को धोती और कुर्ते का कपड़ा अलग से। झुमकुर मुंकुर दिया 12 सगली रात, बाबू के चौपाल माया उनकी झांपी सांझे सगली रात, ढम ढम ढोल बज रहा है। इसी गीत के साथ रज्जू की विदाई हो गई। ददन के आंखों में आंसू थे, पर इसमें बेटी की विदाई के दुख के साथ साथ उसके अच्छे घर में जाने की खुशी भी शामिल थी। वो अपनी लड़कियों को बहुत मानते थे। अम्मा ने रज्जू को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वो बहुत खुश थी कि रज्जू को अच्छा घर मिला है। सभी नात रिश्तेदारों के आने के कारण घर में चहल पहल बनी हुई थी। अम्मा सभी के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करती, पर ज़मीन बिकने की बात से वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उन्हें लग रहा था
कि उनके पति उन्हें दोबारा छोड़कर चले गए हैं। रज्जू ने दादी को गले लगाकर रोते हुए वादा किया कि वो जल्द ही उनसे मिलने वापस आएगी। उसने दादी को अपना ख्याल ठीक से रखने के लिए कहा। बसदैया अघोर शादी के अगले दिन अपनी पूरी मंडली के साथ पहुंचा और खूब पूरी तरकारी खाई। शादी ब्याह की खबरें अघोर ज़रूर रखते हैं। चारों तरफ की ज़मीन बिक जाने से गांव की गली गली अब बदली बदली सी लगती है। गांव का नक्शा पूरी तरह बदल गया। खेत मट मट कर छोटे होते जा रहे थे। ऐसा लगता मानो खेत भी अपने बंटवारे से दुखी हैं। आखिर बार बार बिकना कौन चाहता है। बड़े बुजुर्गों को गांव की ये दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो व्यथित और असहाय महसूस करते थे, भीष्म की तरह। विदाई का दिन रोने धोने में ही चला गया। आज वो भी रोए जिनके आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। कोई भी आंसू की बूंद नकली नहीं थी। दोपहर के बाद माहौल कुछ हल्का हो गया। लाउडस्पीकर अभी भी बज रहा था। लोग लाउडस्पीकर का गाना अपने घर से सुन रहे थे। लाउडस्पीकर उत्सव के ही समय बजाया जाता है। इसमें बजने वाले गाने ज़रूर उत्सव और समय के अनुसार नहीं रहते। देवी पूजा में भी फिल्मी गीत ही बजाए जाते हैं। भूरे ने कुछ साल इस व्यवसाय में भी हाथ आजमाया था। वो हारमोनियम अपने हाथ से बजा लेते थे, वो भी पूरे धुन से। परिवार वालों का रात्रि का भोजन ददन के ही घर में था। ददन की अम्मा ने रात का खाना नहीं खाया। घर वाले सबको खिला पिला कर सो गए। सबने सोचा कि मिठाई वगैरह खा लेने से अम्मा का पेट खराब हो गया होगा। उत्सव के समय वो कुछ मीठा ज़्यादा ही खा लेती थी, खासकर रसगुल्ला, जलेबी और बूंदी। सुबह सब लोग कुछ देर से उठे। 2 दिन की मेहनत ने सबको थका दिया था। शादी के दिन घर वालों को पूरी रात जागना पड़ा था। अम्मा भी सोकर नहीं उठी। जब काफ़ी देर हो गई तो बड़ी पतोहू उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में गई। उसने पाया कि अम्मा हमेशा के लिए सो गई हैं और अब वो कभी नहीं उठेंगी। उनकी सांस नहीं चल रही थी और हृदय भी धक धक नहीं कर रहा था। ददन, छोटे और भूरे को जब ये खबर लगी तो वो दौड़कर अपनी अम्मा के पास पहुंचे और वहीं बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगे। जमीन का टुकड़ा। अभी आप अखिलेश मिश्रा की ये कहानी मेरी यानी जया भट्टाचार्य की आवाज़ में सुन रहे थे।